Namaskar friends. Today we are going to discuss internal audits in the pharmaceutical industry. आज हम लोग बात करेंगे internal audits क्या होता है, उसकी क्या requirement है, क्या criteria है and who is eligible to perform the audit in pharmaceutical industry. Okay. QMS is a very important tool in the pharmaceutical industry as well as the electronic data management system as per 21 CFR Part 11, ICH guideline Q9, Q10, quality management system, risk-based approach. All these guidelines are applicable for the quality management system. And internal audit is a part of quality management system. So what is the requirement? Requirement क्या है? To control the overall compliance, your facility factory to be in the compliance mode 24/7 मीन्स आपका जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 24/7 कंप्लायंस मोड में होना चाहिए। कभी भी ऑडिटर आए तो योर फैसिलिटी इज रेडी फॉर द ऑडिट, आपकी फैसिलिटी ऑडिट के लिए रेडी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग है to control the deviations and incidences as well as the facility to be in the compliance mode. So whenever we are performing internal audits, it's a part of continuous improvement. It's a part of continuous improvement. इंटरनल ऑडिट के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक एसओपी डिफाइन करनी पड़ती है कि आपकी एसओपी क्या बोले कहती है फॉर इंटरनल ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट्स रिक्वायर्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल कंप्लायंस इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में कंप्लायंस बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देयर जीएमपी फंक्शन बराबर चल रहा है, जीएलपी फंक्शंस बराबर चल रहा है, जीडीपी फंक्शंस बराबर चल रहा है, ये सारी चीज़ें बराबर चल रही कि नहीं चल रही, वर्क कर रही कि नहीं कर रही, ये इंश्योर करने के लिए इंटरनल ऑडिट होता है। तो इंटरनल ऑडिट के लिए पहले हमें एक एसओपी बनानी पड़ेगी। उसमें इंटरनल ऑडिट एसओपी में अपने को पर्पस, स्कोप और उसके बाद प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडिट डिफाइन करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका ट्वाइस इन ए ईयर है या 6 मंथली, वंस इन ए 6 मंथ आपका फ्रीक्वेंसी है, तो आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंटरनल ऑडिट करना है। कौन से इंटरनल डिपार्टमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे इंटरनल ऑडिट के लिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, एचआर एंड एडमिन डिपार्टमेंट है। इन सारे डिपार्टमेंट में प्रॉपर फंक्शनिंग इज गोइंग और नॉट टू एंश्योर वी हैव टू परफॉर्म द इंटरनल ऑडिट। हम लोगों को इंटरनल ऑडिट इसीलिए करना है कि ये सारे डिपार्टमेंट अपना अपना फंक्शन बराबर कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन इज ऑन द राइट पाथ और नॉट। सेकंड थिंग है, हम लोगों ने एसओपी बना दी है, अभी एसओपी में फ्रीक्वेंसी भी डाल दी है। अभी क्वेश्चन है कि हु इज़ गोइंग टू डू द ऑडिट। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक इंटरनल ऑडिटिंग टीम डिज़ाइन करनी पड़ती है। इंटरनल ऑडिटर की टीम का क्राइटेरिया ये है कि वो बंदा मिनिमम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो एंड ही इज़ द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन हीज एरिया और एनी वन ऑफ द एरिया में भी। मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, इंजीनियरिंग में हो सकता है, वेयर हाउस में हो सकता है, एनालिटिकल एक्टिविटी में हो सकता है, क्यूए में हो सकता है। तो ये हम लोग सभी एक्सपर्ट लेंगे, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेंगे। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस का एक बंदा कंपलसरी रहेगा, तो दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ टीम। तो आपको क्रॉस फंक्शनल टीम लेनी है, क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सन्स लेने हैं, इन सबको मिला के आपकी ऑडिटिंग टीम बनेगी। तो आपको करना क्या है कि ऑडिटिंग टीम में सबसे पहले एक पर्सन क्यूए का रहेगा, एक पर्सन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रहेगा उस एरिया का, ऐसे 2 लोग रहेंगे और उनके साथ में एक ट्रेनी ऑडिटर भी रह सकता है। ठीक है, ट्रेनी ऑडिटर इसलिए ज़रूरी रहता है कि जब भी कोई भी बंदा अगर ट्रेन है, वो जीएमपी में काम किया है, 10 साल भी काम किया है, फिर भी हम लोग उसको जब इंटरनल ऑडिट के लिए भेजते हैं तो पहले उसका वैलिडेशन करते हैं, क्वालिफिकेशन करते हैं। वो क्यों ज़रूरी है कि ठीक है उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, सारी बातें बराबर है, बट वी हैव टू ट्रेन हिम ऑन द कंपनी प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड मेथड्स एज वेल एज टू एंश्योर इज द इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इसलिए हम लोग उसको ट्रेनी ऑडिटर कंसिडर करते हैं। तो वेन्यूअर जब भी आपका ये ऑडिट चलता है, आपको ट्रेनी ऑडिटर को 3 ऑडिट में लेके जाने का है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रेनी ऑडिटर? ट्रेनी ऑडिटर क्या करेगा? वो इंश्योर करेगा और ऑब्जर्व करता रहेगा कि सीनियर ऑडिटर कैसे ऑब्जर्वेशन देते हैं, कौन सी चीज़ें चेक करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करते हैं,
उसके बाद में बेसिक डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर और हिज सुपर सीनियर ऑडिटर। तो फिर ऑडिट के लिए एक क्यूए का पर्सन रहेगा, एक क्रॉस फंक्शनल का रहेगा और एक ट्रेनी ऑडिटर रहेगा। ट्रेनी ऑडिटर को 3 ऑडिट करने हैं टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसीजर। उसके बाद उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, उसका एक क्वेश्चन टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन टेस्ट के बेसिस पे उसको हम लोग पास करेंगे कि यस ही अंडरस्टूड द प्रोसीजर एंड ही कैन डू द ऑडिट इंडिपेंडेंटली। तो नेक्स्ट टाइम में उसको हम लोग इंडिपेंडेंट ऑडिट के लिए भेज सकते हैं। तो पहले उसे ट्रेनिंग देना रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अभी आपको इंटरनल ऑडिट में जाने के बाद क्या करना है, आपके पास अभी एसओपी है, फ्रीक्वेंसी है, ऑडिटर का टीम है, प्लानर होना चाहिए। प्लानर मीन्स एक ट्रेनिंग कैलेंडर, प्लानिंग ऑडिटिंग कैलेंडर, कि आपको हर एक डिपार्टमेंट साल में 2 बार करना है। तो डिपार्टमेंट कौन से है, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, क्यूसी, क्यूए, वेयर हाउस, रेगुलेटरी, एचआर एंड एडमिन डिपार्टमेंट। इसके अलावा भी आप मैन्युफैक्चरिंग में भी ब्रेकअप कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ग्रैनुलेशन है, कंप्रेशन है, कैप्सूल डिपार्टमेंट है, बीटा लैक्टम है, जनरल टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरह से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो आपका प्लानर हो गए, कैलेंडर हो गए। अभी आपको ऑडिट को जाना है, तो ऑडिट को जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग उस डिपार्टमेंट का एसओपी इंडेक्स मांगेंगे। तो एसओपी इंडेक्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंट में कौन सी एसओपी है, कितनी एसओपी है, क्या क्या एसओपी क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। दूसरा होगा उस डिपार्टमेंट का हम लोग ट्रेनिंग कैलेंडर मांगेंगे कि उस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, क्या क्या ट्रेनिंग लिए हैं, कौन से ट्रेनिंग लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन से डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग कंप्लीट है, कौन सा इनकम्प्लीट है, ये सारा चेक करेंगे। एसओपी चेक करेंगे, एसओपी का इंडेक्स चेक करेंगे, वर्जन, इफेक्टिव वर्जन चेक करेंगे, ट्रेनिंग चेक करेंगे, ट्रेनिंग कैलेंडर चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें चेक कर ली। अभी उसके बाद हम लोगों को उस डिपार्टमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चेंज कंट्रोल है, डेविएशन है, कापा है, इंसिडेंस है, रिस्क असेसमेंट है, मतलब क्यूएमएस जो भी डॉक्यूमेंट है, हो सकता है क्यूए में जाओगे तो वैलिडेशन रहेगा, प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, मेथड वैलिडेशन रहेगा, आपका वो मार्केट कंप्लेंट एसओपी रहेगा, इंटरनल ऑडिट का एसओपी रहेगा, लॉट ऑफ एसओपी। सो इन शॉर्ट आपको उस डिपार्टमेंट के सारे एसओपी देखने हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो एसओपी के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। उसमें कहीं पे भी अगर आपको डेविएशन दिखता है, इंसिडेंस दिखता है, तो मान लीजिए वो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। फॉर एग्जांपल आपकी एसओपी में लिखा है कि चेंज कंट्रोल टू बी क्लोज विद इन 30 डेज, ठीक है। अगर नहीं क्लोज होता है तो आपको उसको एक्सटेंशन लेना है विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर 60 डेज और 90 डेज। बट जब आपने इंडेक्स चेक किया, उसमें चेंज कंट्रोल की एंट्री है लॉग में, पता पड़ा वो चेंज कंट्रोल रेज हुआ है, उसका आगे एक्शन भी लिया है, बट उसका करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन या उसका रिस्क असेसमेंट या उसका इफेक्टिवनेस, ये चीज़ें पेंडिंग है। तो पेंडिंग है तो चेंज कंट्रोल क्लोज नहीं हुआ है। तो ये पिछले 4 महीने से 6 महीने से चेंज कंट्रोल ओपन ही है, मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट उस चेंज कंट्रोल को नहीं देख रहा है, या पर्टिकुलरली उसका क्यूएमएस ट्रैकिंग टूल इफेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जर्व होता है। तो फिर आपका वहाँ पे ऑब्जर्वेशन बनता है कि ड्यूरिंग द ऑडिट दिस चेंज कंट्रोल लॉग चेक, चेंज कंट्रोल नंबर दिस रेज ऑन XYZ डेट, बट इट इज स्टिल ओपन फ्रॉम लॉन्ग 5 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। तो उसमें कंसर्न डिपार्टमेंट फिर अपना जस्टिफिकेशन देगा, रिस्पॉन्स देगा, वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। उसके ऊपर आपको कापा लेना है, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। ये फिर से ऐसा रिपीट ना हो, इसके लिए भी आपको कापा लेना है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि इमीडिएट वो लोग चेंज कंट्रोल का एड्रेस करेंगे, करेक्टिव जो भी एक्शन लेने हैं वो लेंगे, ट्रेनिंग देना है ट्रेनिंग देंगे, ये एसओपी इफेक्टिव करना है एसओपी इफेक्टिव करेंगे, चेंज कंट्रोल क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं क्लोज होता है तो उसको एक्सटेंशन लेंगे, ये हो गई करेक्टिव एक्शन। अभी प्रिवेंटिव एक्शन क्या लेना है, प्रिवेंटिव मीन्स क्या, फ्यूचर में ना हो। तो उसके लिए वो लोगों को ये करना होगा कि चेंज कंट्रोल का इंडेक्स मंथली रिव्यू करना होगा, क्वार्टरली रिव्यू करना होगा, जो भी ओपन चेंज कंट्रोल है उसको डिपार्टमेंट हेड के प्रेजेंस में रखना पड़ेगा, क्यूए विल वेरीफाई क्या क्या है, और उसके ऊपर क्लोजर ट्रैकिंग रहेगा क्यूए का। क्यूए हर मंथ उनसे स्टेटस मांगेगा और उसका अपडेशन का स्टेटस लेगा। तो क्यूए का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है हर एक डिपार्टमेंट के ओपन चेंज कंट्रोल, ओपन डेविएशन, ओपन कापा जो है उसको मॉनिटर करने का, ट्रैकिंग करने का, एंड विद इन द डेट
it should be closed within 30 days, within 60 days, whatever the timeline, it should be closed by the quality assurance department. ये QA का जिम्मेदारी है। अगर ऐसा कहीं पे भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ओपन रिकॉर्ड्स मिलता है तो इट मीन्स कि QA भी वहाँ का इफेक्टिव नहीं है, तो QA ने भी अपनी ओर से एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। ये हो गया इंटरनल ऑडिट में। फिर हम लोग इंटरनल ऑडिट में है फिजिकल राउंड के लिए जाएंगे फैसिलिटी में। फिजिकल राउंड में जाएंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, चेंज रूम, मान लो एग्जाम्पल प्रोडक्शन का गए हम लोग, तो सबसे पहले चेंज रूम में जाएंगे, वहाँ देखेंगे गाउनिंग प्रैक्टिसेस कैसा है, उसके बाद क्लीनलीनेस कैसा है, उसके बाद आपका हैंड सैनिटाइजेशन प्रोसीजर कैसा है, उसके बाद आगे जाएंगे टेम्परेचर अरेस्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एरिया में टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग है कि नहीं है, गाउनिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होता है या नहीं होता है, ये सब चेक करके हम लोग अंदर जाएंगे। उसके बाद एरिया का क्लीनलीनेस देखेंगे, कौन सी SOP के हिसाब से क्लीनिंग किया है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कौन से क्लीनिंग एजेंट है, ये भी चेक करेंगे। ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट को सारे स्टेटस लेवल है क्या, जैसे इक्विपमेंट क्लीन है तो क्लीन का लेवल है क्या, अनक्लीन है तो अनक्लीन का है क्या, टू बी क्लीन है टू बी क्लीन का है क्या। मतलब चेंज रूम प्रैक्टिसेस देखा, क्लीनलीनेस देखा, लॉग इंडेक्स फ्रीक्वेंसी क्लीनिंग का देखा, लेबलिंग प्रैक्टिसेस देखा। अभी देखते हैं टेम्परेचर RH मॉनिटरिंग। एरिया में मान लो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स क्लीनिंग करने की, वो रिकॉर्ड होती है या नहीं होती है। डेली वंस इन ए डे टेम्परेचर RH रिकॉर्ड करने की फ्रीक्वेंसी वो होती है कि नहीं होती है, वो देखना है आपको। उसके बाद अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, मान लीजिए बैच मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, ग्रेजुलेशन चल रहा है, कोई एरिया में कंप्रेशन चल रहा है, तो यू विल ऑब्जर्व एनी रैंडम BMR। समझो आपने कंप्रेशन का BMR ले लिया, तो आपको ये चेक करना है कि कंप्रेशन के BMR में स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्पेंसिंग टू कंप्रेशन ऑल द स्टेजेस आर फिल्ड एंड कंप्लीटेड ऑनलाइन। ऑनलाइन मीन्स जैसे डिस्पेंसिंग कल हुआ, उसके बाद ग्रैनुलेशन हुआ, उसके बाद ग्रैनुलेशन के बाद कंप्रेशन को बैच गया, तो आपका डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड, ग्रैनुलेशन रिकॉर्ड, ब्लेंडिंग एंड मटेरियल हैंडओवर टू कंप्रेशन, यहाँ तक के सारा BMR कंप्लीट चाहिए। और ग्रैनुलेशन का यील्ड भी निकाल के वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफिसर का डन बाय एंड मैनेजर का चेक बाय का साइन चाहिए। इतना प्रोसेस आपका कंप्रेशन में जाने तक फुल्ली कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है, इट मीन्स योर कंपनी इज़ नॉट मेंटेनिंग द ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, तो वो मेजर डेविएशन होगा। ये अगर FDA में ऑडिट के दौरान ऑब्जर्व हुआ तो ये मेजर डेविएशन रहता है। लोग बैकडेटेड करते हैं। ये प्रैक्टिसेस स्टॉप करने के लिए हम लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कंप्रेशन तक होगी। फिर कंप्रेशन में देखना है कंप्रेशन का एरिया का क्लीनिंग कब हुआ, लाइन क्लियरेंस किसने दिया, मशीन कब स्टार्ट हुआ, इन प्रोसेस कब लिया, इनिशियल चेक्स कब हुआ, और इन प्रोसेस की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दे आर डूइंग और नॉट, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर सारी चीज़ें बराबर है तो इट्स ओके। अगर नहीं है तो आपका ऑब्जर्वेशन बन गया कि ड्यूरिंग द फिजिकल राउंड वी ऑब्जर्व देयर इज़ नो मैन्युफैक्चरिंग BMR ऑनलाइन, और compression during the compression we observed granulation stages BMR is not completed up to the compression stage। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए इंटरनल ऑडिट रहता है। तो ये इंटरनल ऑडिट का यही इंपॉर्टेंस है। हर एक डिपार्टमेंट GMP फॉलो कर रहा है, GLP GDP सारी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, SOP फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है, रोल मैट्रिक्स कैसा है, सारी चीज़ें। तो ओवर एंड अबाउ इंटरनल ऑडिट एक तरह से ये FDA का काम करता है, क्वालिटी एश्योरेंस ये फंक्शनिंग काम करता है कि सारे डिपार्टमेंट के ऊपर कंट्रोल रहे और फैसिलिटी अप टू द मार्क रहे एज पर FDA रूल्स एंड रेगुलेशन। मीन्स आपकी फैसिलिटी कभी भी ऑडिट के लिए तैयार होनी चाहिए। तो ये सारा इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर रहता है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, बेसिक से लेके टू द ऑडिटर। तो ये होता है। फिर इंटरनल ऑडिट जब हो जाए तो आप डिपार्टमेंट में वापस आओगे, फिर आपका क्लोजिंग मीटिंग होगा। ओपनिंग मीटिंग होता है, क्लोजिंग मीटिंग होता है। ओपनिंग मीटिंग में हम लोग एग्जीक्यूशन प्लान डिस्कस करते हैं, क्लोजिंग मीटिंग में ऑब्जर्वेशन डिस्कस करते हैं। आपको क्लोजिंग मीटिंग में सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ से स्टार्ट करना है कि यस व्हेन वी एंटर इनसाइड द फैसिलिटी वाज गुड, क्लीन्ड, पीपल मेंटेनिंग द प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग आर इन प्लेस, सब चीज़ें बराबर है। उसके बाद सेकंड बारी आती है, हाँ ठीक है, based on above, over and above, we have observed few of the observations, like observation number 1, change control was not closed within the due date,
Observation 2, during the compression granulation stage BMR is not completed. Like ऐसे दो ऑब्जर्वेशन हो गए. तो like in this way, when you go to the audit, you will find n number of observation. I have given only two examples. तो ये क्लोजिंग मीटिंग में आपको डिस्कस करने हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम को और डिपार्टमेंट हेड को बताने हैं. डिपार्टमेंट हेड उस पर अगर जस्टिफाई करता है तो जस्टिफिकेशन समझ लेने का, सुन लेने का शांति से. कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई आर्गूमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. फिर उनको कन्विंस करना है, सर as per this SOP, as per this guidance, this change control to be closed within 30 days, so practices is not in place, so observation is valid. Then he will also agree. Likewise, अगर BMR कंप्लीट नहीं है तो उसका भी कौन सी SOP के हिसाब से BMR कंप्लीट होना चाहिए, SOP क्या बोलता है, वो नहीं है तो उसको भी जस्टिफाई करने का. मीन्स योर ऑब्जर्वेशन शुड प्रोटेक्ट्स विद द SOP नंबर, गाइडलाइन एंड प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस. ऐसा रैंडम कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं देना है, ब्लैंकेट ऑब्जर्वेशन नहीं देना है, विथ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से ऑब्जर्वेशन देना है. उसके बाद क्रॉस फंक्शनल टीम का डिपार्टमेंट हेड एग्रीड करेगा, वो टाइम लाइन देगा, ठीक है हम लोग इसको 30 दिन में या 10 दिन में या 60 डेज में आप हम लोग इसको क्लोज करके दे देंगे. मोस्टली 30 डेज का टाइम लाइन देते हैं टू क्लोज द ऑब्जर्वेशन, तो 30 डेज का दे सकते हैं. तो ये हो गया. उसके बाद QA डिपार्टमेंट को ऑब्जर्वेशन को कैटेगराइज करना है. अगर ऑब्जर्वेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट है तो क्रिटिकल, अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट नहीं है और मेजर सिस्टम डेविएट हुआ है तो मेजर ऑब्जर्वेशन. अगर कहीं राइटिंग एरर है, टाइपोग्राफिकल एरर है तो इट इज़ अ माइनर ऑब्जर्वेशन. सो दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल, मेजर, माइनर, ये 3 ऑब्जर्वेशन के कैटेगरीज रहते हैं, तो इसको हमको ध्यान देना है. फिर आपको टेंटेटिवली आपने ऑब्जर्वेशन भी दे दिए, रिपोर्ट भी हैंड ओवर कर दिया, फिर आपका क्लोजिंग मीटिंग होके आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया. इसके बाद आपको उस ऑब्जर्वेशन को कंसर्न डिपार्टमेंट से ट्रैक करना है वीकली कि सर वो ऑब्जर्वेशन का क्या स्टेटस है, क्लोज हुआ है, नहीं हुआ है, क्या प्रोग्रेस है. अगर वो वीक में 2 वीक में क्लोज करते तो इट इज़ गुड. अगर नहीं होता है तो आपको उसको 30 डेज तक वेट करना है, 30 डेज में वो क्लोज ही होना है. नहीं होता है तो उनको एक्सटेंशन लेना है, कापा भरना है, एंड दिस विल गो टू द एस्केलेशन टू द प्लांट हेड, क्वालिटी हेड. दिस पीपल शुड नो कि ये ऑब्जर्वेशन है बट अभी तक 30 दिन से क्लोज नहीं हुआ. दैट इज़ द एस्केलेशन मैट्रिक्स. फिर भी अगर वो 3 महीने 6 महीने क्लोज नहीं होता है तो आपको कारपोरेट को इन्फॉर्म करना है, कारपोरेट हेड को, कारपोरेट क्वालिटी को, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन, ये मीन्स सीनियर मैनेजमेंट को कि ये ऑब्जर्वेशन है. हो सकता है उसमें कुछ क्रिटिकलिटी हो, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन हो, कोई कमर्शियल फैक्टर हो, कोई बड़ा अपडेशन हो, तो इसके लिए उसको 6 महीने लग सकते हैं. बट कोई इशू नहीं, उसमें आप एक्सटेंशन लेके ओपन रख सकते हो, क्लोजर टाइम ले सकते हो और सीनियर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो. तो ये हो गया पूरा टोटल ओवरऑल इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस. सो आई होप यू लाइक इट. थैंक यू. इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट इट, शेयर इट, एंड अगर कोई नया टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं.